अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ मेरीन सप्तैन। नाज़रीन, अहम मौज़ूआत जिन पर आज हमने गुफ्तगू करनी आगाज़ में आपको बताते चले। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में जो हमारे मौज़ूआत है, सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरमीम के लिए फरवरी तक का नोटिस दे दिया है। रज़ाकाराना तौर पर जो रकम वापस की जाती है, जिसे प्ली बारगेन कहा जाता है, वाइट कॉलर क्राइम से मुताल्लिक ये कानून है जिसे न सिर्फ सियासतदान बल्कि आला अदालत की जानिब से सख्त नापसंद किया गया। कहा गया कि इस हवाले से तरमीम लाई जाए, पार्लियामान को मशवरा दिया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हो सका, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी तक की ये मोहलत दी है, जिसके बाद आला अदालत का ये कहना है कि कहीं ऐसा ना हो पार्लियामान के बजाय ये फैसला हमें ही करना पड़ जाए। अब क्या वजह है कि इसमें तरमीम अभी तक लाई नहीं जा सकी? वाइट कॉलर क्राइम ये है क्या? प्ली बारगेन ये है क्या? उसके बाद जो फ़ायदा होता है इससे किसको होता है? जिनकी रकम जाती है उनको क्या ये रकम वापस मिलती है कि नहीं मिलती है? और अभी तक इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? इस सब पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जनूबी पंजाब सूबे पर। जी हाँ, जनूबी पंजाब सूबा जो कि एक बहुत बड़ा नारा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अगर हम देखें तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली की अगर हम बात करते हैं तो मेंबरान की एक बड़ी तादाद जो PTI के साथ मौजूद है, जो उनकी कामयाबी की, उनके खड़े रहने की वजह भी है, जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक है। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत बनने के बाद ये आवाज़ बहुत मध्यम हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो ये बात करते हैं कि पब्लिक सेक्रेटेरिएट जो है 2019 जुलाई तक बन जाएगा। क्या ये कह देना काफ़ी है? सूबा बहावलपुर की भी आवाज़ें अपनी जगह मौजूद है। तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? जनूबी जो पंजाब सूबा है इसकी किस कदर अहमियत है और इसके सामने दरपेश जो मसाइल है उनका भी हम कुछ जायज़ा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। सबसे आखिर में हम ज़रूर बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की, मियां नवाज शरीफ साहब की, उनकी मुश्किलात का जिक्र करेंगे, उनकी मुलाकातों, होने वाली मुलाकातों का बल्कि जिक्र करेंगे, और उन होने वाली मुलाकातों का किसको कितना एक फ़ायदा पहुंच सकता है। तहरीक अदम एतमाद चलाने का भी कुछ इरादा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। क़यादत का फुकदान होगा। अगर हम देखें दो बड़े अगर सुलाखों के पीछे चले जाते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब हैं अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, न इसहाक डार साहब है, न साद रफ़ीक साहब है, तो फिर कौन होगा जो इन पार्टीज़ की बागडोर संभालेगा, इस पार्टी को आगे लेकर चलेगा? और इन दो बड़ों के ना होने की सूरत में ये पार्टी जो है ये किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से अवामी तहरीक चलाई जाएगी, इन सब का अहाता हम आज के प्रोग्राम में करेंगे। मेहमानों के हवाले से भी बताते हैं, हमारे साथ इस वक्त औरिया मकबूल जान साहब मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार लाहौर से, राव खालिद साहब सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ज़फ़र हिलारी साहब मौजूद है, जबकि रेहान हाशमी सीनियर सहाफ़ी कराची से ही हमारे साथ मौजूद है, जबकि स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है आफ्ताब बाजवा साहब, माहिर कानून है। आफ्ताब बाजवा साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये जो हम प्ली बारगेन के कानून की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो प्ली बारगेन पे बहुत आवाज़ें उठती रही, बहुत कुछ कहा जाता रहा, फिर वो जो पैसे रिकवर किए जाते हैं, बहुत से वाक़यात इस वक्त मेरे जहन में आ रहे हैं। डबल शाह का वाक़या भी आता है, लोगों की करोड़ों की रकम जो वसूल भी कर ली जाती है, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। बीच में ये किधर चली जाती है, पहले ये बता दीजिए। सबसे पहले तो प्ली बारगेन जो है, अगर हमारा जो आइन है आर्टिकल 2 है, हर तमाम कवानीन जो गैर इस्लामी होंगे, जो इस्लाम से या कुरान और हदीस से मुतसादम होंगे, वो गैर इस्लामी है। और ये प्ली बारगेन जो है ये दफ़ा ही गैर इस्लामी है। इस पे बहुत दफ़ा हमने ये इस पे आवाज़ भी उठाई, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं। मुजरिम तो इकरार कर लेता है प्ली बारगेन करके कि मैं मुजरिम हूँ, लेकिन सजा नहीं मिलती। सिर्फ वो पैसे देता है। अगर उसने 1 अरब रुपए की करप्शन की है तो 10 करोड़ रुपए दे के जान छुड़ा लेता है। बाकी 90 करोड़ कहाँ पे गया? बात यह है प्ली बारगेन की नहीं। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसमें जो प्री बारगेन है, इसी पे 2016 में जब ये शुरू हुई थी अपना, इस पे एक पार्लियामेंट के अंदर कमेटी बनी नैब का कानून चेंज करने के लिए, तो उसमें कानून में तब्दीलियां जो कमेटी ने उस सिफारिशात मुरतब कर ली, लेकिन एन उसी वक्त पनामा केस आ गया सामने, जिसकी वजह से हुकूमत ने वो जो है बिल नहीं लाई। उसमें प्री बारगेन भी ख़त्म हो गई थी। जो सज़ा थी 14 साल से, उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। वो अभी भी नेट के ऊपर वो मौजूद है, सारे का सारा जो ड्राफ्ट है वो पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें कोई अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ आज तक। उसकी वजह यह थी कि इसमें क्योंकि ज़्यादातर 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉलिटिशियंस मुलव्वस हैं, जिनमें पार्लियामेंटेरियन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो इस कानून, सख्त कानून को लाने के हक में नहीं है।
जिसकी वजह से ये कानून आज तक पार्लियामेंट में नहीं आ सका, और शायद आने वाले वक्तों में ये भी मौजूदा हुकूमत नैब को भी तो इससे बहुत फवायद है ना, उनको बहुत सारा पैसा फलाह बहबूद के नाम पर भी चला जाता है। सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया जो तफ्तीशी अफसरान इसमें होते हैं, जिनको पहले नवाज दिया जाता था, 3-3 4-4 महीनों को इनको एक्स्ट्रा तनख्वाहें दे दी जाती थी इनाम की मद में, तो मना किया गया सिंध हुकूमत की तरफ से, तो फलाह बहबूद का नाम दे दिया गया। इस तरह नहीं तो उस तरह से ही पैसा लोगों तक तो पहुंचा ही नहीं। बहुत से लोग अभी तक कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो शिकायत थी, जिन पर के मुजरिम पकड़ा जाता था, जो कि प्ली बार्गेन कर लेता था, लेकिन वो पैसा आवाम तक नहीं पहुंचता था, ये पैसा फिर बीच में जाता किधर है? इसके लिए कानून है कोई मौजूद? जी, इसमें बिल्कुल कानून है। जितने भी लोग जिनका ग्रीवेंस होता था वो सब लोगों की एक लिस्ट होती है, लिस्ट के मुताबिक उस पैसे को उस एवरेज के हिसाब से उन लोगों में तकसीम किया जाता है। फिर उनको बाकायदा तौर पे बुला के उनके अकाउंट नंबर लेके ये चेक उनके अकाउंटों में भी चाहते हैं। जिस तरह डबल शाह के मामले में आपने देखा, मैं भी उसका वकील रहा हूँ। इस तरह और बहुत सारे, आपने मंसूरुल हक एडमिरल थे हमारे जो बाहर से लाए, उन पे भी अरबों का करप्शन का इल्ज़ाम था, वो भी प्री बार्गेन करके चले गए। वो जो रकम थी वो तो कौमी खजाने में चली गई जो मंसूरुल हक साहब से बरामद हुई। जो आम पब्लिक को लूटते हैं लोग, जैसे ये आजकल हमारे बहुत ज़्यादा मशहूर स्कैंडल्स आ रहे हैं कॉलोनीज़ के, रिहायशी कॉलोनियों के बारे में, ये बहुत बहुत बड़े बड़े अरबों रुपए के स्कैंडल हैं, जिन पे अब जो है अदालत की तरफ से जब तवज्जो दी गई तो हुकूमत ने भी को तवज्जो दी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है पिछे लोग वो हैं जो हमारे गैर मुल्की, हमारे जो पाकिस्तानी गैर मुल्क में हैं और वहाँ से कमाई भेजते हैं और उनको फिर आगे ना मिलता है, ना आम लोगों को नहीं। कॉलोनी में थोड़ी सी वो डेवलपमेंट करवाते हैं, एक टैंकी बड़ी सी बना दी, ऑफिस बना दिया, 2 सड़कें निकाल दी और कह दिया जी कॉलोनी शुरू हो गई और लूट मार शुरू हो जाती है। अगर हम इसको इस तरह से कह सके कि कोई सही तरीकाकार वजह नहीं है कि वो पैसा किस तरह से फिर आगे तकसीम किया जाएगा या हकदार तक पहुंचाया जाएगा। चलिए इस पर अभी मजीद भी आप से जानेंगे कानून क्या इस हवाले से कहता है। और ये मकबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये मकबूल साहब, आप ज़रा बताइएगा कि एक तो प्ली बार्गेन का ये कानून जो अपनी जगह मौजूद है, फिर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर अगर कुछ लोग राज़ी हो जाते हैं तो उनकी वजह से कुछ बड़ों तक हाथ जो है वो आसानी तक पहुंच जाता है। अगर हम बात करें फवाद हसन फवाद, जो मुमकिन तौर पर अब उनकी तरफ से तरदीद की गई है, लेकिन अगर प्ली बार्गेन में चले जाते हैं तो मुमकिन तौर पर कुछ बड़ों तक हाथ भी पहुंच जाता है, तो वहां तक के लिए आप समझते हैं कि इस तरह का कानून जो है किसी हद तक फायदेमंद साबित होता है? देखें, प्ली बार्गेन में मेरे ख्याल है किसी तौर पे बड़ों तक हाथ नहीं पहुंचता। प्ली बार्गेन आप अपने बारे में कर सकते हैं, अपने बारे में कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ और भी बता देते हैं ना। नहीं, वो बताने से तो कुछ नहीं होता ना। सर्कमस्टांशियल एविडेंस जब तक ना हो उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूं कि आपने भी मेरे साथ मिलकर 50 लाख रुपया कमाया है, तो जब तक मैं आपके बारे में सबूत मुहैया नहीं करूंगा न कुछ नहीं, आपका बारे में सबूत मिलता नहीं, आप कुछ नहीं हो सकता। मसला सारा ये है कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से तो कुछ नहीं होता। अप्रूवर का मसला होता है, प्ली बार्गेन का ताल्लुक नहीं। एक जिसे वादा माफ गवाह कहते हैं, वादा माफ गवाह जो है वो बुनियादी तौर पर वो अपना जुर्म रहता है और दूसरा भी, उसके बावजूद भी आपको किसी न किसी तरह एविडेंस लेना पड़ता है। मैं बुनियादी तौर पर एक बड़ी मज़ेदार बहस आफ्ताब बाजा साहब ने यहाँ शुरू की है कि इस्लाम का कवानीन के मुताबिक जो है वो उसके मुताबिक प्ली बार्गेन जायज़ नहीं है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा कानून है वो एंग्लो सैक्सन लॉ है, और उस एंग्लो सैक्सन लॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लामी होने वाली हैं। बज़ात खुद जो एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग्स हैं वो भी इस्लामी नहीं है। इस्लाम के अंदर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जब वो फ्रेंच लॉ जो उसके नज़दीक ज़्यादा करीब है उसके मुताबिक। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ से बात करना चाहता हूँ कि असल में जहाँ अदारे मजबूत हों वहाँ नैब टाइप कवानीन अदारे नहीं बना करते। दुनिया पूरी के अंदर अदारा खुद अपने आप को एहतसाब करता है। जब तक अंग्रेज़ से ज़माने से लेके बहुत शुरू के पाकिस्तान के इलाके तक डिप्टी कमिश्नर अपने पटवारी को लटकाता था कि उसने करप्शन की है, या एसपी जो है एसएचओ को पकड़ के बंद कर देता था, उसको पता होता था कि मैंने अपनी इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, हमें किसी आउटर अदारे की ज़रूरत नहीं होती। ये बुनियादी, अब देखिए आप मुझे बताइए, इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर, आपको तो कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर की इनेट अकाउंटेबिलिटी होती है। वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा होता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो बाकी सारों को देख रहा होता है, परफॉर्मेंस को देखता है, करप्शन पे उसको रोकता है। आउटसाइड अदारा जब नैब बनाएंगे तो उसकी खराबियां पैदा होंगी। पाकिस्तान के अंदर पता है क्या हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर 1999 ऑनवर्ड नैब ने अपने सारी ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल होशियार कर दिया है।
पीएन से लेके सेक्रेटरी तक और मिनिस्टर तक सब जो हैं वो फाइल के ऊपर बकायदा सांप बन के बैठते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, सारे यूनाइट हो चुके हुए हैं, इसीलिए उसके अंदर इनरोड बनाना बहुत मुश्किल बन चुकी हुई है। आपको बकायदा बैठ के एक नया कानून बनाना पड़ेगा या आपको अदारों को इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। ये प्ली बार्गेन तो भागते चोर की लंगोटी होती है ना, और कुछ नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्ली बार्गेन नहीं की और उन्होंने अरबों रुपया कमाया था और उसके बाद उनकी 1-2 कोठी यहां पर थी, वो कोड़ा रही बनकर औलाद ऐश करती है, मैं 5 साल 10 साल 12 साल जेल भुगत लूंगा, मैंने वैसे ही 50 साल की एज हो गई है, 25 साल की नौकरी कर ली हुई है। ये जो मामला है ना प्राइवेट, मतलब जैसे डबल शाह जैसे लोग थे, पैसा निकाला, या हाउसिंग स्कीम वाले थे, या बाकी चीजों थे, इनके अंदर ये होता है कि पब्लिक को पैसा कौन देगा, वो जो लुटी हुई लोग हैं उनको कौन देगा। इसके लिए फिर आपको बनाना पड़ेगा कि प्ली बार्गेन जो है वो उस पूरे पैसे से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट होता है। 2 लोग एग्रीमेंट करते हैं कि मैं तुम्हें प्लॉट दूंगा, वो कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उस ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट की एक तो सजा है कि वो सजा भुगत ले वो जाके, और एक जो है कि नहीं आप पैसे दे दो ताकि इस गरीब आदमी की दाद रसी हो जाए, हक रसी। जैसे डेफेमेशन में 2 लॉ हैं, एक है कि आप हत्या के इज्जत की कीमत लगाएं और आप हत्या के इज्जत में जाके उनको कह दें कि जनाब मुझे इतने अरब रुपया दे दो, मेरी इज्जत हुई। और दूसरा 500, 501, 502, 503 वगैरह जो है पीपीसी में चले जाएं और कहें मुझे नहीं चाहिए पैसे, इसको 6 महीने के लिए बंद करो, मैं बंद देखना चाहता हूं, आप उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दें। तो ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। यहां पर पार्लियामेंट के जो लोग बैठे हुए हैं, ये बाजवा साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, आपने जिस तरह फरमाया कि पैसे जो है कम से कम वो तो पूरे रिकवर करने चाहिए, लेकिन जफर हिलाली साहब पैसे पूरे रिकवर करने चाहिए, हाँ। लेकिन फिर भी जुर्म का इर्तिकाब तो हुआ, मुजरिम तो वो करार पाया, और फिर जब कहता भी है कानून के जो ऐसा बंदा है ना वो कोई सरकारी ओहदा रख सकता है, ना वो कोई इलेक्शन कुछ अरसे तक के लिए वो भी नहीं लड़ सकता, अगर वो किसी सीट पर मौजूद है तो उस सीट से वो फारिग हो जाएगा, अवामी ओहदा वो नहीं रख सकता। उसके बावजूद हमने देखा सिंध में ऐसे कुछ इंकशाफात भी सामने आए, सिंध हुकूमत के मातहत ऐसे लोग जिन्होंने प्ली बार्गेन किया हुआ था, उसके बावजूद वो अहम ओहदों के ऊपर भी बैठे हुए थे। मुजरिम ना रहा, पैसे दे दिए, गुनाह साफ हो गया, वो पाक साफ हो जाता है। ये जो बात आपने कहा है ये बिल्कुल सही है। तो आप बताएं ना ये कैसे हो सकता है? अगर आप कह रही हैं साथ साथ कि कोई वो नौकरी नहीं गवर्नमेंट की रख सकता, कोई वो इलेक्शन के लिए नहीं स्टैंड करता है, तो फिर आप बताएं ये कैसे हो गया? इसके माने कि कोई कानून है ही नहीं। एक्चुअली पाकिस्तान में जब आप चोरी करते तो सज़ा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जो है ये नैब का, इसका सज़ा का कॉन्सेप्ट है ही नहीं भाई। जब एक आदमी चोरी करता है उसका सज़ा क्या है? ये नहीं कि उसको पकड़ा गया तो वो पैसे वापस कर देता है, क्या वो सज़ा होता है? वो कौन से लॉ में, कौन से मजहब में, कौन से कोड में वो सज़ा हो सकता है? इन्होंने तो बड़ा ज़बरदस्त एक कंट्रीब्यूशन किया है टू द लॉ ऑफ क्राइम कि सज़ा ये होता है कि जो चोरी किया आप वापस दे दे। 10 प्रोजेक्ट्स एक आदमी को मिलते हैं, 2 प्रोजेक्ट्स में वो पकड़ा जाता है, चोरी किया 8 प्रोजेक्ट्स में वो पकड़ा नहीं जाता है, वो 2 वापस कर देता है, 8 को वो रख देता है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये नैब का इंटरेस्ट पता किस में है? ये है वो 15%, 20% जो इनको रिवॉर्ड मिलता है। चलिए 25% रिवॉर्ड जो मिलता है, भाई वो तो चाहते हैं करो, चलो बताओ ज्यादा से ज्यादा बताओ कि ज्यादा से ज्यादा। सिंध हुकूमत ने कहा जो तफ्तीशी अफसरान है उनको ये रकम ना दी जाए, तो फलाह बहबूद का नाम देकर अकाउंट जो है उसमें दे दिया जाता है, उनके बच्चों के नाम पे पैसे दिए जाते हैं, चाहे इस तरह चाहे उस तरह पैसा वहीं जा रहा होता है। और जिनके वो केसेस होते हैं, जिन लोगों से फ्रॉड हुआ होता है, जिनको वो पैसे वापस मिलने चाहिए, वो आज तक रो रहे हैं कि उनको पैसे नहीं मिलते हैं। देखिए ये जो क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गया है, इसीलिए एक सदर और एक प्राइम मिनिस्टर 1-2 हफ्ते में दोनों जेल में जाएंगे ना। ये कानून बनाते हैं अपने लिए, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये मुझे तो सर ना पैर समझ आता है कि जो लोग पकड़ते हैं उनको, उनका भी हक बनता है कुछ लेने के लिए, मगर उनको मिलता नहीं है। जो चोरी करता है वो पकड़ा नहीं जाता है, और अगर पकड़ा जाता है कुछ दे के निकल जाता है। ये कौन सा कानून है भाई? ये मुशर्रफ साहब को बुला के पूछे ये कौन सा। अच्छा इधर एक और चीज है, मैं आपको बताऊं, जिधर मैं जाता हूं लोग कहते हैं यार पैसे वापस लाना चाहिए इनको।
ये मुल्क में मैं कहता हूं तुम्हें सजा काफी नहीं है, कहते नहीं पैसे वापस लाना चाहिए। मैंने कहा अगर वो पैसे ना आए तो फिर क्या फायदा। माय गॉड, आप कहते हैं कि एक चोर जो पकड़ा गया है, जो पैसे खर्च दिया है या पैसे है ही नहीं या नहीं मिल सकते, आप यू लूज इंटरेस्ट उसके सजा में। आप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पैसे वापस आए। ठीक, पार्लियामेंट को कहा गया कि आप इसके ऊपर बिल बनाएं, आप इसको ठीक करें, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हो सका। राव खालिद साहब, आप बताइएगा कि क्या वजह है जो अभी तक पार्लियामेंट की जानिब से कमेटी बनाने के बावजूद इस पर काम नहीं हो सका? सुस्ती है, अपना मुफाद है, जिस तरह अभी बाजा साहब ने भी फरमाया? देखिए, इसमें ऑब्वियसली इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। जब उनका इंटरेस्ट होता है, लॉ बन जाता है। हमने एक घंटे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होते हुए यहाँ पे देखिए, जब फ्लोर क्रॉसिंग का इशू आया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने मिलकर 13वीं और 14वीं अमेंडमेंट की थी। मेरा ख्याल घंटा डेढ़ लगा था, दोनों हाउसेज से पास होकर वो बन गई थी। सिंपल लॉ पास करना तो इतना बड़ा मसला नहीं है, आप ऑर्डिनेंस जारी करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये केयरलेसनेस जो है ना, इसमें लॉ में भी है और इनके एटीट्यूड में भी जो है। ख़ासतौर पे इसमें मुजरिम की बात हो रही है, नैब की बात हो रही है, उस जुर्म की बात नहीं हो रही जिस जुर्म की बुनियाद पे वो सारा कुछ कमाते हैं। उसमें आप इतना घिनौने काम है। से आप एक MS है किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वो दवाइयाँ बेच के खा जाता है। एक हॉस्पिटल में एवरेज साल में 600 से 700 मरीज़ शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन की वजह से मर जाते हैं, हमारे यहाँ जो रिपोर्ट है। तो वो 700 का कत्ल किसके ज़िम्मे वो जाएगा? उस जुर्म को बिल्कुल नहीं देखते। प्ली बार्गेन कर ले, पैसे ले लें, आप व्हाटएवर जो भी आप कर ले, उसमें वो जो जुर्म की असल जिसकी वजह से हुआ, कुछ सड़क गलत बन गया, कोई पुल गलत बन गया, वो क्लैप्स कर जाता है। कराची में इंसिडेंट हो चुका है, बाकी जगहों पे हो चुके हैं। तो वो उसका कौन जिम्मेदार है? जो इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, जो आप सब स्टैंडर्ड जो सड़कें बनाते हैं, सब स्टैंडर्ड रेलवे ट्रैक बिछाते हैं, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन जो आती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जमा पूंजी लोग अपना बायो साहब ने जैसे जिक्र किया, घर लेते हैं, घर में देते हैं। उसके बाद आपने कभी किसी ने तहकीक की कि उन फैमिलीज के साथ क्या बीती, उनके साथ क्या हुआ? सिर्फ प्ली बार्गेन करके पूरे पैसे भी ले ले भले, तो पूरे जुर्म की सजा उसको मिलनी चाहिए। दूसरी जो रिवार्ड वाली बात है, वो जब प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो जाए, राव खालिद साहब, जब प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो जाए ना, प्रोसिक्यूशन जब जी मैं कह रहा प्रोसिक्यूशन कंप्लीट हो जाए, उसके रिवार्ड में उसको दिया जाए। ये ना किया जाए कि जिसने 1 करोड़ रिकवर कर लिया तो वो तो बड़ा इंसेंटिव है। ये तो इनकरेज करने वाली बात है। हाशमी साहब, आप क्या कहेंगे खासतौर पे अभी जो सिंध का मैंने जिक्र किया? मैंने कहा कि वहां पे बहुत से ऐसे आला अफसरान की मिसालें मौजूद हैं, मीडिया पर रिपोर्ट होने के बावजूद वो नोदों पर बरकरार रहे, प्ली बार्गेन किया हुआ था उन्होंने। कानून इस बारे में क्या कहता है? बिल्कुल ही अंधेराज लगता है सिंध हुकूमत में। तो देखिए, सिंध हुकूमत की जहाँ तक आपने बात की, सिंध हुकूमत में तो अगर किसी अफसर ने अगर नैब ज़दा नहीं है तो उसको बुरा समझ जाता है कि वो अपने आप को ऐसा समझता है कि अगर मैं नैब ज़दा नहीं हूँ तो मेरी पोस्टिंग नहीं होगी। हद तक तकरीबन 70 से ज़ायद ऐसे अफसरान थे, इसमें चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल थे, सेक्रेटरीज भी शामिल थे, निचली सतह के अफसरान शामिल थे। वो प्ली बार्गेनिंग के अलावा वो नैब ज़दा हैं, लेकिन वो इस बात पर खुश होते हैं जब हमें नैब ने नोटिस भेज दिया, अब हमें अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। और होता रहा इस तरह, जहां इस सूबे का ऐसा मिजाज हो तो वहाँ कैसे काम चल सकता है। लेकिन सलूट है सिंध गवर्नमेंट को कि वो इन अफसरान को जो प्ली बार्गेनिंग करती भी है, करके बाद दोबारा पोस्टिंग भी देती है। हद तक एक वक्त में तो अदालत को इंटरवीन करना पड़ा, मौजूद अदालत को, कि जी हम यहाँ इन्होंने प्ली बार्गेनिंग की, करप्शन की, आप उन अफसरान को अच्छी पोस्टिंग दे देते, बड़ा नाराजगी का था। लेकिन मेरी 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है वफाक और सूबाई, वो क्या वजूहात थी कि नैब लाना पड़ी, जनरल मुशर्रफ साहब को नैब ऑर्डिनेंस बनाना पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इदारे थे उस वक्त के FIA या एंटी करप्शन, वो काम नहीं कर रहे थे। आप खुद जगह आपने दी सूबाई और वफाकी हुकूमत ने कि जी आए इदारा बने ताकि वो हमारी जो करप्शन है उसको आके देखें। और ये मकबूल साहब ने जो बात की, मैं और जो जलाली साहब ने कहा, एग्री है कि इस बात का बिल्कुल कि नैब काम करती है, परसेंटेज लेती है। लेकिन आप देखें सूबे में नैब काम करती है, वफाक के तहत है, चेयरमैन नैब के मातहत काम करती है, लेकिन सूबों की करप्शन
को पकड़ना मुताल्लिका इदारे एंटी करप्शन काम होता है, लेकिन आप लगा लें जब से नैब बनी है अब तक एंटी करप्शन की क्या सूरत हाल है, वो सियासी बन जाती है। कितना रिकवर किया है, सवाल तो ये है कितना रिकवर किया है, कितना फैसिलिटेट किया है, कितना लोगों तक लौटाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चले अब आला अदालत की जानिब से कह दिया गया अगर फरवरी तक काम नहीं किया गया तो फिर उसके बाद शायद अदालत को ही कोई स्टेप लेना पड़े। तो फिर देखते हैं कि अब पार्लियामान जो है वो कोई अपने मुफाद को शायद सामने रखते हुए कोई फैसला कर ही ले। यकीनन ये फैसला हो जाना चाहिए। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जनूबी पंजाब सूबे पर, बात करेंगे बहावलपुर सूबे पर। इस पे गुफ्तगू करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जनूबी पंजाब सूबे की ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि एक बार फिर से आवाज़ आई है और जनूबी पंजाब जो कि एक बहुत बड़ा नारा था पीटीआई का इलेक्शन से पहले, उसके बाद हमने देखा कि आवाज़ें कुछ मध्यम हो गई और अब हमने जहांगीर तरीन साहब को सुना जिन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2019 तक जनूबी पंजाब में पब्लिक सेक्रेटेरिएट बन जाएगा। चलिए जी, पब्लिक सेक्रेटेरिएट बन जाएगा, फिर देखते हैं कितना एक अरसा लगता है एक जनूबी पंजाब सूबा जो है इसको सामने आने में। लेकिन सिर्फ जनूबी पंजाब सूबे की बात नहीं है, बात इस वक्त बहावलपुर सूबे की भी हो रही है, आवाज़ें उस तरफ से भी आ रही है। जहाँ 3 अजला की बात की जाती है तो कहा जाता है नहीं, जनूबी पंजाब 2 अजला होने चाहिए वरना बहावलपुर को लाहौर के साथ ही रहने दिया जाए। बाजा साहब, ताल्लुक आपका जनूबी पंजाब और जनूबी पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो ये वो इशू है जो दुखती रग है जनूबी पंजाब के अवाम के लिए, क्योंकि वो समझते हैं, उनकी ये राय है, उनका ये सोचना है, जो तहरीक भी चलाई जाती है वो इसी बेस पे कि शायद उनको वो तमाम चीज़ें पे हकूक उनके मिलेंगे अगर उनका ये सूबा जो है मारज़ वजूद आएगा और इसी के बल पर वोट दिए गए। खुसरू बख्तियार साहब की अगर हम बात करते हैं, जनूबी पंजाब सूबा महाज की अगर हम बात करते हैं, जो तहरीक चलाई गई उसका भी यही सब कुछ कहना था। लेकिन जब हम देखते हैं आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, आप सब भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रहा, याद आया तो अब सिर्फ ये पब्लिक सेक्रेटेरिएट तक बात याद आई। इसमें क्या फायदा पहुंचेगा? मैं आपको बताता चलो, मेरी परवरिश, मेरी एजुकेशन सारी बहावलपुर की है। मैं लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, जहाँ खुसरू बख्तियार साहब भी मेरे हमसाए हैं। सही। तो मैं ये बता दूं, ये वडेरे जितने भी हैं, उसके बाद मुल्तान भी मेरा बड़ा तल्लुक रहा है। ये कतन सूबा पंजाब, पहले तो रियासत बहावलपुर की बहाली का मुतालबा चलता रहा कि वो पहली रियासत है जिसने इलाके पाकिस्तान में पहला ऐलान नवाब बहावलपुर ने किया, पहली तनख्वाह भी जो थी उन्होंने नवाब बहावलपुर ने दी थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी कहा कि आईनी इसकी सूरत जो है बहाल की जाएगी बहावलपुर की, तो वो तो फिर रियासत बहावलपुर बहाल होगी ना। तो उसके बाद फिर आ गया सराइकी सूबा, फिर सराइकी सूबा मुल्तान, और ये सारे फिर आपस में बहावलपुर और मुल्तान वालों की चलती रही कि वो हेडक्वार्टर कहाँ होगा, उसका जो सेक्रेटेरिएट कहाँ बनेगा, बहावलपुर बनेगा या मुल्तान बनेगा, वो अब इसमें भी मसला है, सब सेक्रेटेरिएट यहाँ नहीं वहाँ बने। अब मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि वहाँ का जो वो डेरा है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो कतन ये सूबा नहीं बनने देगा, ना बनाना चाहता है। यही खुसरू बख्तियार साहब का भाई जो है इस वक्त फिनांस मिनिस्टर है, वो है सादकाबाद से लेके अटक तक, वो छोटे से एक सूबे का मिनिस्टर बनना पसंद नहीं करेंगे। ये उनकी ज़हनियत अच्छा, है। कता कलामी यहाँ पर, कता कलामी हमें अभी ज्वाइन किया राना कासिम ने, उनको ले लेते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, फिर मैं आपकी तरफ ही वापस आती हूँ। राना कासिम नून साहब, जनूबी पंजाब सूबा महाज, उनके रहनुमाओं में से एक आप अहम रहनुमा, आप लोगों ने मुतालबा किया जनूबी पंजाब सूबे का, फिर हमने बहावलपुर जो सूबे की आवाज़ें भी आप ही के इस ग्रुप के अंदर से सुनी है। क्या चाह रहे हैं, क्या प्लानिंग है? और वो जो इमरान खान साहब ने मिड इलेक्शन की भी बात कर दी, उसका भी ताल्लुक कुछ इसके साथ भी जोड़ा जाता है, तो फिर क्या होगा, क्या देखते हैं, क्या मुश्किलात है, और ये क्या आप लोग सेटिस्फाइड है सिर्फ पब्लिक सेक्रेटेरिएट के ऐलान के साथ? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी ऑनलाइन। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आज मियां शहबाज शरीफ साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ने बहावलपुर सूबे की बहाली और जनूबी पंजाब सूबे का कयाम की बात की। मैं जाती तौर पे समझता हूँ जी कि ये अरसे से चला रहा है, 10 साल से हुकूमत थी इनकी, मियां साहबान की, वफाक में भी, सूबे में भी। और जब इन्होंने 18th अमेंडमेंट की, केपी का नाम दे दिया से, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए अलाउ कर दिया, उस वक्त जनूबी पंजाब सूबा बन सकता था। पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, PMLN ने पंजाब असेंबली में 2 करारदादें पेश की कि बहावलपुर को रिस्टोर किया जाए और जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए। मैं समझता हूं कि हम थैंकफुल टू लीडर ऑफ द अपोजिशन के 10 साल बाद उन्हें
जनूबी पंजाब का ख्याल आ गया है। बट यू सी, ये कन्फ्रंटेशन की बात नहीं है जी। पीपल्स पार्टी ने जब सक्सेसफुली लिया जनूबी पंजाब सूबे का, तो जनूबी पंजाब, राना कासिम नून साहब, चले ये बताइए ना, उन्होंने किया ना जरदारी साहब ने किया, लेकिन चले अब ये कोई फैसले जो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे, अब देखे होता क्या है। लेकिन चले जो भी बात हो, यहाँ पे ये बताइए कि जब वो करारदाद जो है वो मंजूर हो गई उस वक्त पंजाब से, और 2 सूबों की बात भी हो गई, लेकिन अब एक बार फिर सिर्फ जनूबी पंजाब सूबे का मुतालबा करना पे आईनी तौर पर दोबारा पंजाब से जाकर इसको आपको मनवाना पड़ेगा, करारदाद लानी पड़ेगी। तो 2 सूबों में क्या मुजायका है? एक सूबे की क्यों सिर्फ गूंज है? अगर सूबा बहावलपुर भी आईनी बेसिस पे और जो उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल तमाम तर को सामने रखते हुए बन जाए, तो उसमें क्या मुजायका है? ये जरा एक्सप्लेन करेंगे आप, और आप लोग का अब इसके ऊपर क्या मौकफ क्या है फाइनल? मैं गुजारिश करता हूं कि 3 अजला पे मबनी बहावलपुर का डिवीजन है, वायबल नहीं है जी पॉलिटिकली। आपके अंदर से ये आवाजें आ रही हैं इस वक्त सूबे बहावलपुर? नहीं, हमारे भाई हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि बच्चा पैदा होने दो, नाम बाद में रख लेंगे। बच्चा तो बेबी तो आए ना जी। चलिए जी, आप ठीक है। राना कासिम नून साहब, आपका मौक़िफ़ आया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह। क्या सोचते हैं आपकी पार्टी, क्या सोचती है आपकी पार्टी के अंदर से आवाज़ क्या आती है? बाजवा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं जाना चाहूँगी आगे और ये मकबूल जान साहब की तरफ। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सब सेक्रेटेरिएट बनने में कोई हर्ज नहीं, सही, उससे लोगों की मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। अब एक शख्स सादकाबाद में या राजनपुर में बैठा है, उसको लाहौर आने के लिए 1 दिन पूरा चाहिए। इतना लंबा चौड़ा सफ़र करना, फिर वहाँ पे वो फैसिलिटीज़, बहुत बैकवर्ड इलाके हैं। पंजाब में आज तक जितनी तरक्की हुई लाहौर में हुई, उस तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। बहावलपुर मुल्तान जो है हमेशा इग्नोर हुआ, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम सब सेक्रेटेरिएट ज़रूर वहाँ पर बनना चाहिए। जो आम लोगों की आम मुश्किलात, एक स्कूल टीचर है, एक क्लर्क है छोटा सा, उसकी भी कोई इंक्वायरी है, जो मामला है, तो वो उसके इलाके में हो। ठीक है। और ये मकबूल साहब, आप क्या कहते हैं, जनूबी पंजाब सूबा ही सिर्फ बनना, या फिर जनूबी पंजाब और सूबा बहावलपुर बनना, या फिर जिस तरह हम भारत को देखते हैं वहाँ पर जिस तरह सूबे बनाए गए और कोई आवाज़ें वहाँ पर इस तरह से नहीं उठी जिस तरह यहाँ पर उठती हैं, क्या कंपैरिजन आप करते हैं और क्या आप समझते हैं कि बेहतर होगा, क्या करना चाहिए? देखिए, सूबा बुनियादी तौर पर बनता है अवाम के उस माहौल के हिसाब से और उनकी डिमांड के हिसाब से। सिर्फ 4-5 लोगों को बैठ के एक लीडरों की ख्वाहिश बने कि एक मरकज़ वहाँ पर आ जाए, तो उससे नहीं बना करता, और नॉर्मली बनने चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो ये होती है कि क्या लोग वहाँ होमोजीनियस हैं, एक तरह के लोग हैं, और उनके अंदर कोई इस तरह के इख्तलाफात तो नहीं आएंगे कि कल को फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए। दूसरा यह है कि उनको अपने मसाइल हल करने के लिए दूर न जाना पड़े। तीसरा यह है कि उनके अंदर सस्टेनेबिलिटी मौजूद है कि नहीं। बहावलपुर के और सराइकी इलाके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कल्चर के हिसाब से। पूरे का पूरा सराइकी इलाका जो है ये वडेरों और नवाबों और बड़े बड़े उन लोगों के ज़ेर साया है। वहाँ पर एक कितना शदीद किस्म का कल्चर है, वो नवाबी कल्चर जो है, सरदार का कल्चर है कि आप सोच नहीं सकते। ये बुजदार हैं, ये खोसे हैं, लगारी हैं, मज़ारी हैं, इनके यहाँ जिस तरह की निज़ाम ट्राइबल है उसके साथ बहावलपुर का लग्गा ही नहीं खाता। बहावलपुर रियासत रही है जिसमें कोई सरदारी निज़ाम नहीं है। बहावलपुर एक ऐसी रियासत रही है कि जो बड़ी इगैलिटेरियन किस्म की रियासत रही है, जो बरसगीर पाक व हिंद की सबसे, जैसे कहते हैं, प्रेडोमिनेटली खुशहाल रियासत थी। वो रियासत थी जिसने पाकिस्तान को पैसे दिए थे बाकायदा उसकी आइंदा बजट को आगे शुरू में बनाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। उस रियासत की अपनी एक ट्रेडिशंस है, वो लोग नहीं चाहते। आप जरा कॉमन लोगों से आकर मिलकर तो देखें, वो कहते हैं अगर यही है तो फिर हमें लाहौर के साथ रहने दें, क्योंकि यहां पर होगा ये कि आज तो लाहौर में पंजाब के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वडेरे नहीं हैं, हमारी बात हमारे बेहतर समझ लेते हैं। आज तो लाहौर, ये शुमाली पंजाब के लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न जिंदगी देखी हुई है। ये तो पत्थर के ज़माने के लोग हैं, और इन्होंने जब ये अगर अक्सरियत में हो गए तो हम तो ज़िंदगी हमारी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये वो फीलिंग है जो बहावलपुर के अलहदा सूबे बनने की है। सही। ज़फ़र इलाही साहब, आप क्या कहते हैं, कल्चरल बेसिस पे, ट्रेडिशनल बेसिस पे, जोग्राफिकल बेसिस पे बनने तो ये 2 सूबे चाहिए। करारदाद पहले पास हो भी चुकी है, लेकिन फिर जनूबी पंजाब, फिर इसी जनूबी पंजाब सूबा महाज के अंदर से 2 आवाज़ें, अभी तो एक का मसला हल नहीं हो रहा, 2 के मसले मुंह खोले खड़े हैं। होना क्या चाहिए दर हकीकत, और कितना एक मुश्किल होगा ये काम, किस तरह आगे बढ़ेगा, कितना एक फीजिबल है ये पब्लिक सेक्रेटेरिएट ही सिर्फ बना देना? लोगों की उम्मीदों पर ये चीज़ पूरी उतरती है क्या?
देखिए, पहली बात तो ये है, क्या आप सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, आपको पता नहीं है कि एक सूबा होगा या दूसरा सूबा होगा? पहले तो ये तय करें ना, पहले कम से कम एक रेजोल्यूशन पास करें पार्लियामेंट में कि एक सूबा होना चाहिए या दो सूबा। नवाज कहता है दो सूबा, ये कहते हैं एक सूबा। सेक्रेटेरिएट खुल रहा है, किस सूबे के लिए खुल रहा है? कि वो बनेगा ही कि नहीं, कि कितने बनेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिवली देखता हूं जी, कल्चर एग्रीकल्चर छोड़ें, एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें। एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए, नियर दैट नजदीक से नजदीक जगह से बनना चाहिए सूबा। अब खुदा के लिए खत्म करो, एक तय करो कि एक सूबा बनना चाहिए, रेजोल्यूशन पास करो, बनाओ और सेक्रेटेरिएट सेट करो। ये तो पहले सेक्रेटेरिएट सेट करते हैं और पता नहीं चलता है इनको कितने सूबे होंगे। सही। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ बहलाया जा रहा है आवाम को? 2, 3 साल 4 साल इसी में गुजार दिए जाएंगे, एक पब्लिक सेक्रेटेरिएट का झांसा शायद दे दिया जाएगा इसको, आप जो भी कहें, या शायद वाकईतन इसमें कोई काम होगा, हम तो नहीं जानते। आप जरा बताइए क्या होगा इस छतरी के नीचे, और फिर उसके बाद लोगों की जो उम्मीदें हैं वो भी कहीं पूरी होंगी, अगली हुकूमत आएगी तो वही करेगी? देखिए, बुनियादी तौर पे ये सारे जितने इश्यूज पॉलिटिकल इश्यूज हैं और इनको सियासी नारेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी हमायत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी यही कुछ हो रहा है। अगर आप इस एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है, सूबे के लोग जो सूबा चाहते हैं या भावलपुर रियासत चाहते हैं वही इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। ये एट द एंड ऑफ द डे जिस किस्म की बहस शुरू हुई है, दारुल खिलाफा कौन सा होगा, उसका सब सेक्रेटेरिएट कौन सा होगा, सेक्रेटेरिएट कौन सा होगा, या वो जनूबी पंजाब होगा, ये सारे कंट्रोवर्सीज जब क्रिएट होंगी तो ये कालाबाग डैम बन जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। तो मसला बुनियादी तौर पर ये ओवरऑल सर बड़ी सही बात की, पूरे मुल्क के हवाले से एक पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए सूबा फलां बनेगा या फलां नहीं बनेगा, एक तश्कील देके पॉलिसी के हमें कितने सूबों की ज़रूरत है और किस तरह से वो बन सकते हैं, किस किस एरिया में बन सकते हैं। उसमें कराची और सिंध की कंट्रोवर्सी भी नहीं होनी चाहिए, उसमें हज़ारा और केपी की कंट्रोवर्सी भी नहीं होनी चाहिए, उसमें जनूबी पंजाब भावलपुर की कंट्रोवर्सी भी नहीं होनी चाहिए। एक नेशनल पॉलिसी के तौर पर उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन कैसे है, हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली कितना पॉसिबल है, कितने एरिया को हम मैनेज कर सकते हैं, उसके बजट की एलोकेशन कैसे हो सकती है, उसके वसाइल किस किस्म के वहाँ पे पैदा हो सकते हैं, उस तरह से इसको तय करना चाहिए। अदरवाइज तो ये आज शहबाज शरीफ साहब ने इतना बड़ा नारा लगाया, जैसे उन्होंने ऐलान किया उसके 5 मिनट बाद उनकी जो डिप्टी स्पीकर साबिक होते थे मुर्जा अब्बासी साहब, उन्होंने खड़ा होकर सुबह हज़ारा का नारा लगा दिया, एक नई कंट्रोवर्सी उसमें छेड़ दी। तो इस तरह ये सिर्फ सियासी स्लोगनिंग बुनियादी तौर पे हो रही है। सिंसियर एफर्ट जब होगी आपको नजर आ जाएगी, उस वक्त ये कंट्रोवर्सीज नहीं होगी। तो सिंसियर एफर्ट कब और कैसे होगी रेहान हाशमी साहब? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। और अवैस लगारी साहब का भी अभी एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि जी हम राजी हैं, हम साथ खड़े हैं इस मामले पर। तो फिर बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो मसला जो 2/3 मेजॉरिटी वाला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी रजामंदी इस मामले पर चाहिए थी, तो वो तो मिल गई। अब और क्या मसला रह गया? तवक्कुफ किस बात का है? देखिए, सबसे बड़ा जो कड़ा इम्तिहान है उस वक्त पीटीआई का होगा, क्योंकि उन्होंने जिस नारे की बुनियाद पे आपने देखा, उन्होंने चीफ मिनिस्टर वहाँ से लिया, वो नारा लगाते रहे, उन्होंने वहाँ पर अपनी पार्टियों को शामिल किया, ये कह के जी आप पीटीआई में आ जाए, हम नया सूबा बनाएंगे आपके लिए। लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटी है कि पीटीआई को पार्लियामेंट में ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, उनके इत्तेहादी उनके साथ ज़रूर हैं। लेकिन अब देखें, अब इस जो सूबे के हवाले से आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी बयान दे दिया कि हम देख रहे हैं कि पीटीआई इसमें क्या करती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बातें सामने आएंगी। पीटीआई ने ज़रूर कहा था जब हुकूमत बनने के बाद कि हम बाकायदा चीफ सेक्रेटरी उधर अलग होगा, उधर का आईजी अलग होगा। ये तमाम बातें प्रैक्टिकली जब होंगी, जब इसकी सिंसियरिटी सामने आएगी कि किस हद तक इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसे तो एमक्यू ने भी मुतालबा बीच में किया था जी कराची अलग सूबा होना चाहिए, हजारा वाले भी कहते हैं, लेकिन तमाम चीजें उस वक्त सामने आती हैं कि देखा जाए ग्राउंड रियलिटी कि जो सूबे का मुतालबा कर रहा है उनकी मेजॉरिटी कितनी है। कानूनी सुकम भी जरा जान लेते हैं तारिक बाजवा साहब से। क्या कहते हैं आप, क्या कानूनी सुकम केस में अब मौजूद है? करारदाद पास करानी है दोबारा से अगर से जनूबी पंजाब की बात होती है, और क्या क्या हिकअप्स है? सबसे पहले तो पंजाब असम्बली से इन्हें 2/3 मेजॉरिटी के साथ करारदाद लानी होगी। अच्छा, उसके बाद तो वो तो साथ आ गए, उन्होंने कहा हम राजी हैं। फिर उसके बाद ये नेशनल असेंबली में जाएगा बिल, ठीक है, फिर वहां भी यही सूरत हाल होगी, ठीक है, 2/3 सेनेट से भी 2/3, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये आएगा, पहले उससे पहले तो एक मसवदा बनेगा। मामला तो कोई मुश्किल दिखाई नहीं देता, मुश्किल तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी राजी, पीटीआई भी राजी, सूबा जनूबी महाज वाले भी राजी, वो जो वहाँ के सरदार वजीर नवाब जितने भी वडेरे हैं, पार्लियामेंटेरियंस तो नहीं है ना, इकट्ठा करेगा, वो ही नहीं इकट्ठे होंगे।
इस बात पे पहले एक उनका इत्तेफाक राय ले लें कि वो चाहते क्या हैं, किस इलाके को, मुल्तान को, बहावलपुर को, डेरा गाजी खान को, डेरा इस्माइल खान, वो भी सराइकी सूबा कहलाता है, वो भी उसमें आएगा। फिर आपको ये सारी देखना होगा, पूरी बेल्ट को देखना होगा। अगर आप जुबान के हिसाब से चलेंगे या इलाके के हिसाब से चलेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं कि सिर्फ नारों से, ये सियासी नारे हैं। पीटीआई मेजॉरिटी केस भी है, जाहिर सी बात है, अगर ये सूबा पंजाब, जनूबी पंजाब बन जाता है तो उनकी मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उनके जो लोग हैं एमपीएस जो है वो जनूबी पंजाब में चले जाएंगे। वही बात की इमरान खान साहब ने नहीं, वो मिड इलेक्शंस की जो बात की, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन जहां तक सूबा बनाने का ताल्लुक है, जब तक वहां का पॉलिटिशियन जो वो डेरा है वो सिंसियर नहीं होगा, ये सूबा नहीं बन सकेगा। चले ठीक है, यानी कि बहुत जरूरी है उन लोगों को राजी करना जो है, जिनका किरदार सबसे अहम है। तारिक बाजा साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। अपने अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनकी मुश्किलात, उनका मिलाप, उनकी दोस्ती, उनकी मुफाहमत क्या रंग लेकर आएगी, और साथ ही साथ हम थर की सूरत हाल पर भी एक मुख्तसर सी नजर जरूर डालेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करनी है हमने आसिफ अली जरदारी साहब की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की, क्या होने जा रहा है। और ये मकबूल साहब कुछ बताइएगा, क्या होगा अब ये जो मिल बैठेंगे, शायद अगर इस्लामाबाद जाएंगे जरदारी साहब, और अगर मिल बैठेंगे तो फिर क्या हो जाएगा। वो जो अदम एतमाद की तहरीक चलाना चाहते हैं वो कैसे चलेगी, तहरीकें जो सड़क के ऊपर लेकर आनी है वो कैसे लेकर आएंगे, ला भी सकेंगे कि नहीं ला सकेंगे, क्या मंजर आप देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान की ये दोनों पार्टियां जो हैं अब वो एजिटेटर पार्टीज नहीं रह गई। अब वो जैसे कहते हैं ना कि इंतखाब लड़के तो चलो ठीक है, कुछ तरीक़ेकार करके, कुछ जोड़ तोड़ करके वो असेंबली में पहुंच सकती हैं, लेकिन वो जो कैफियत होती है ना कि वो सड़कों पे निकलेंगे ना, तो पीपल्स पार्टी तो पहले भी कराची में पीपल्स पार्टी में भी वो जुलूस तो आप देखें ना, बड़े शहरों में निकालते हैं ना। बड़े शहरों में आप मुझे बताइए, कराची तो पीपल्स पार्टी के हाथ से गया हुआ है ना, बाहर आ गया सिंध का इलाका जहां वो हैं, सिंध में भी वो सूरत हाल ऐसी नहीं है कि अब लोगों को उस तरह वो इकट्ठा किया जा सके जैसे कि पीपल्स पार्टी एक ज़माने में किया करती थी। दूसरी बात यह है कि पंजाब में नून लीग ने देख लिया है कि जिस ज़माने में वो इलेक्शन का फरवर था, जब उनकी गवर्नमेंट थी, जब वो पुलिस वाले साथ साथ चला करते थे, 3-4 हज़ार जो उनके गार्ड्स, उस वक्त तक वो एक एजिटेटेड सूरत हाल में चल पड़ते थे। अब नहीं हो सकता। अब रह जाता है पार्टी पॉलिटिक्स का मामला। मसला सारा ये है कि इखलाकी जवाब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लीडर को अपने साथ लेके चलने का। जुल्फकार अली भुट्टो कुछ भी था, उसका केस जो था उसके बैकग्राउंड पे करप्शन नहीं थी, इसलिए वो केस काफ़ी देर तक लोगों के दिलों में जिंदा भी रहा और लोग ये समझते रहे कि शायद उसको गलती से इन्वॉल्व किया गया। लेकिन एक जनरल परसेप्शन जो आसिफ जरदारी साहब की आम आदमी के यहाँ बन चुकी हुई है, या अब गुज़श्ता 2-3 साल से नवाज शरीफ की जो बन चुकी हुई है, उसके बाद सूरत हाल ये है कि एक आम पॉलिटिशियन जो है वो भी सोचते हुए मजबूर हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जब ये दोनों लीडरशिप जो है अंदर होंगी तो उसके बाद नीचे जो पार्टी जो होती है ये तो बड़े आराम से, बिल्कुल वैसे होता है कि जैसे आप एक फायर करते हैं ना, तो सारे परिंदे जो हैं वो उससे उड़ जाते हैं दरख्त से, फिर वो देखते हैं किसी और दरख्त पे कहाँ बैठते हैं या वापस उसी दरख्त पे बैठते हैं। लेकिन एक बहुत, अगर उनको पता चल गया कि 14-15 साल सजा यहाँ हो गई है और आगे भी सजाओं की तरफ सूरत हाल बन रही, क्योंकि वो JIT जो रिपोर्ट आई है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, सॉलिड है और विद एविडेंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर बड़ी मेहनत की गई है। ये तो ऐसे पनामा से उठा के करेगा, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी मेहनत से तैयार हुई है और एक एक चीज़ जो है उसकी सारी ट्रेल मौजूद हुई है। ये है वो जगह। ऐसी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। ठीक, ज़फ़र हिलाली साहब, आप बता कि ये जो क़यादत का फुकदान जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं मुमकिन तौर पर, अगर खुदा न खास्ता अगर हम कहते हैं आसिफ अली जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब सलाखों के पीछे चले जाते हैं, हाउस अरेस्ट है शहबाज शरीफ साहब भी, जो आला क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो वो भी हमें सामने नज़र नहीं आती। तो ऐसी सूरत हाल में कौन लेकर चलेगा इन पार्टीज़ को? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें, कौन लेकर चलेगा इनको? ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगर चोर जेल चले गए तो अच्छे लोग भागे आएंगे, ये तो खुशी की बात है। मैं तो समझता हूं कि ये दो पार्टीज को सीक्रेटली
आएंगे इनके बाद, जो भाई ये जो पकड़े गए हैं तो ये तो चले गए, इनको निकाले गया है जी। अगली नस्ल आएगी। मुझे नहीं जानता हूँ, शायद आप सबको जानती हो, मैं नहीं जानता इन लोग कौन है कौन नहीं है इन पार्टीज में। मगर एक चीज मैं जरूर आपको कहूंगा कि एक बड़ा जबरदस्त सबक होगा ये पार्टीज के लिए, मुल्क के लिए, और जो लोगों को खिलाफ सॉलिड एविडेंस हैं और वो जेल जा रहे हैं, हम सबको खुश होना चाहिए कि इसलिए कि चोर जेल में बिलोंग करता है। और उसके बाद अगर वो पार्टीज चलनी है तो दुआ करें कि ईमानदार लोग आएं। अगर ईमानदार लोग फिर भी सबक नहीं सीखे तो फिर क्या हो सकता है। अच्छा राव खालिद साहब, आप बताइएगा, ये अभी जो हम बात कर रहे हैं कि जो अब ऐसी क़यादत हमें बज़ाहिर तो दिखाई नहीं देती जिसकी कि हम आदी थे, जिनको सुनने के और देखने के हम आदी थे। ना ख्वाजा साद रफ़ीक साहब नज़र आते हैं, ना इसहाक डार साहब नज़र आते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब नज़र आते हैं, मरीम नवाज़ का मामला भी अभी आधा लटका ही हुआ है। तो फिर उसके बाद ये जो एडवाइजरी बोर्ड आज बनाया गया, बड़ों पर, सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल, तो ये किस तरह का बोर्ड है? इसमें कौन से वो सीनियर रहनुमा हैं और ये क्या फ़ैसले करेंगे मुमकिना तौर पर अगर पकड़ लिया जाता है, सुलाखों के पीछे भेज दिया जाता है मियां नवाज शरीफ साहब को? क्या करेगी ये एडवाइजरी बोर्ड? देखिए, ये इनकी अपनी कमज़ोरी है। इन्होंने कभी सियासी जमात को एज पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे उसको इस्टेब्लिश नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशन नहीं की। आज तंजीमें नौ करने जा रहे हैं। भाई इतना अर्सा हो गया आपकी पार्टी को, 85 से आप लेके फिर रहे हैं इस जमात को, 90 में आप उसके पूरी तरह कब्जा कर लिया था उस जमात पे आपने, आज तक आपने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। जहाँ तक लीडरशिप की बात है, एक नाम आप भूल रही हैं, चौधरी निसार, तो वो भी हो सकते हैं। मसला बुनियादी तौर पे ये है, पीपल्स पार्टी का भी अब वही हो गया। पीपल्स पार्टी किसी ज़माने पीपल्स पार्टी के ऑब्वियसली आप, मेरा ख्याल है आगे 2-4-6 महीनों में बड़ा रोल आ जाएगा उनका। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपने आप को तबाह किया, वो मुस्लिम लीग की लेवल पे ले आई है कि ये वो जो हुक्मरान होते थे, फौजी हुक्मरान ख़ास तौर पे, उनकी दुल्हन बन जाती थी ये जब मुस्लिम लीग। पीपल्स पार्टी ने आलमोस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तबाही बर्बादी कर दी है। मसला ये, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एज पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट करेंगी, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर वो भुट्टो की पार्टी और नवाज शरीफ की पार्टी बन के रहेंगी तो मेरा नहीं ख्याल इनका कोई मुस्तकबिल है, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत देर तक अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे। अगर वो जेल नहीं भी जाते तो एक उम्र की भी हद होती है ना बंदे की, एक ख़ानदान की भी एक कोई लिमिट होती है उसके असर व नफूज़ की। तो ऑब्वियसली भुट्टो फैमिली निकल गई। आप देख लें, जरदारी साहब आ गए, चाहे आप नाम जो भी रख लें, जरदारी साहब के आगे जो जनरेशन है वो इसको लेके चलेगी। इसी तरह से बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, पीटीआई के लिए भी बड़ा ये लम्हा फिक्री है, उनको भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन फौरी तौर पे अच्छे तरीके से बिल्ड करनी चाहिए। मजबूत पॉलिटिकल पार्टीज तंजीम साजी से, ग्रास रूट्स लेवल पर तंजीम साजी से और एक अच्छे वर्कर्स की इज्तिमा से वो चलेंगी। इस तरह नहीं चलेंगी। आइडियल सिचुएशन की राव खालिद साहब बात कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से होना चाहिए, यही सब कुछ पीटीआई के बारे में भी कहा जाता था, एक्सपेक्टेंसी वही थी। लेकिन फिर हमने देखा कि वो लोग जो सामने आए, जो आला ओहदों पर आए, वो उनमें से नहीं थे जिनको कि पार्टी वर्कर्स कहा जाता था, जिन्होंने वाकईतन मेहनत की थी। रेहान हाशमी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करते हैं इसी सूरत हाल में, जो उन्होंने कल एक मुशावरती इजलास किया और जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ये सूरत हाल क्रिएट होती है तो सरम भुट्टो जो है उनको हम सामने लेकर आएंगे। आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हालिया सियासत, अभी तक की जो सियासत है, उसको सामने रखते हुए कि सनम भुट्टो जो है क्या वो आएंगी और सनम भुट्टो को क्या ये लेकर आएंगे? देखिए, शायद पीपल्स पार्टी समझ रही है कि सनम भुट्टो, क्योंकि भुट्टो हैं कि वो इसका नारा लगा के पीपल्स पार्टी को आगे लेके चलेंगी। मैं नहीं समझता कि अभी जी देखिए वो हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साहबजादे हैं, लेकिन कड़ा इम्तिहान इस वक्त जो होगा, देखिए वो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो तो बिल्कुल सियासत से आउट है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, कल आसिफ जरदारी साहब बैंकिंग कोर्ट जा रहे हैं, ये वार्म अप है पीपल्स पार्टी के लिए कि क्या उतने लोग इकट्ठे करने में कामयाब होगी। हमने बेनज़ीर साहबा का वो भी देखा 18 अक्टूबर को जब वो कराची आई थी, तो जो चंद किलोमीटर का सफ़र था, आप अगर हमने खुद उसको कवर किया और देखा था, मतलब ओल्ड एयरपोर्ट से लेके स्टार गेट तक वो तकरीबन 11 घंटे लगे थे उन्हें वहां तक आने में, तो लोग खुद निकले थे। तो ये बड़ा इम्तिहान है पीपल्स पार्टी के लिए, क्या लोग खुद निकलेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी 10 साल तक। लेकिन रेहान, ऐसा नहीं है कि हमने बेनज़ीर भुट्टो के बाद उस तरह की एजिटेशन हमने नहीं देखी वर्कर्स में, कारकुनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जरदारी साहब कि उस तरह की वो वर्कर्स जो है बाहर ला सकेंगे? बेनज़ीर भुट्टो के बाद तो ऐसा होता मुमकिन नहीं दिखाई देता। देखिए, नामुमकिन है,
मैं आप समझें कि कल जो होने जा रहा है बैंकिंग कोर्ट में, वो तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है और यही फ़र्क है कि लोगों को मैसेज किए जाते हैं, जबकि जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी उनको जो कारकुनान थे वो दिल से खुद आते थे, उनके जलसे में शिरकत करते थे, क्योंकि उनके बेनज़ीर भुट्टो के पीछे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। उस वक्त भी जब वफाकी वजीर थे आसिफ जरदारी साहब, तो उस वक्त भी उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे थे, इस पर बेनज़ीर भुट्टो काफ़ी परेशान हुई थी। लेकिन अब देखना ये है कि कल जो होने जा रहा है बैंक में, बैंकिंग कोर्ट में, उसके बाद पीपल्स पार्टी के लोग कितने निकलेंगे, क्या इस तरह होगा, कारकुनान बड़ी तादाद में जमा होंगे? मैं समझता हूं ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि क़यादत तो है ज़रूर पीपल्स पार्टी में, लेकिन जो ग्रास रूट के जो कारकुनान हैं वो नाला है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि करप्शन किस कदर की गई थी, किस तरह जो लोग करीबी लोग थे वो साइकिलों पे जाते थे, आज वो अरबों रुपए के मालिक हैं। तो वो तमाम बातें लोग जानते हैं, उनका वोटर जानता है, वो इतना आसान नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। आने वाले दिनों में अभी मजीद सामने आएंगी ये बातें जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या वो एक्सपेक्टेशंस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, वो पूरी महरीन, सवाल ये भी है कि सिंध में आकर ये किस हुकूमत इनकी अपनी है, किसके खिलाफ निकलेंगे सिंध में ये? अच्छा चलिए, अगर हम हुकूमत सिंध की बात करें तो इसी पे रेहान आप हमें ये भी बताइएगा, थर की हमने जरूर बात करनी है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब इससे पहले भी गए, दोबारा भी अभी जाना है उन्होंने, और वो मुतमईन नहीं है। और थर में जो ग़ज़ाई किल्लत एक मुख्तसर सा इलाका है, और उस इलाके को अभी तक इतना कुछ कहने के बावजूद, इतने अहकामात के बावजूद हम वहाँ पर ग़ज़ाई किल्लत दे रहे हैं। हम देख रहे हैं वहाँ पर नौमौलूद बच्चों की जो हलाकतें हैं, उनकी तादाद जो है वो अभी भी कंट्रोल नहीं की जा पा रही, इतने अहकामात के बावजूद। क्या वजह है कि इतने से एरिया को ही सिंध हुकूमत जो है कवर नहीं कर पा रही, तो फिर बाकी क्या करेगी? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात बोली। बच्चों की अमवात में रोज़ाना हम देखते रहते हैं, रिपोर्ट करते रहते हैं। सबसे बड़ी वजह है कि अब सिंध गवर्नमेंट की नीयत इतनी अच्छी नहीं है कि वो थर में अपना किरदार अदा कर सके। अगर सारे काम मौज़ूद अदालत चीफ जस्टिस साहब ने करने हैं, तो फिर सिंध गवर्नमेंट क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे काम करेगी? ये तमाम बातें हैं जो सिंध गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए। देखिए, अभी मैं आपको बताऊं कि सिंध जब थर में डॉक्टर्स की पोस्टिंग होती है तो डॉक्टर वहां ज्वाइन ही नहीं करता। सिंध गवर्नमेंट ने डॉक्टर की जो सैलरी थी उसमें इजाफा कर दिया, तकरीबन 1.5 लाख रुपए डॉक्टर को इजाफी देने का कहा, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा इश्तहारात सिंध गवर्नमेंट जारी करती है, कहती है कि डॉक्टर किसी तरह रिपोर्ट करें वहाँ जाके, वहाँ बेरोजगारी है, पानी नहीं है, वहाँ सबसे बड़ा जो थर का मसला है वो पानी है। इसके नतीजे में थर में जो अमवात की सबसे बड़ी वजह है कि ग़ज़ाई किल्लत इसलिए है कि वहाँ लोग बेरोजगार हैं, तालीम बिल्कुल नहीं है। जो वहाँ के इलाके के जो MNA MPs हैं वो जब भी एक्टिव होते हैं, पानी जब तक वहाँ पर मौजूद नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने रेहान हाशमी। बहुत ही सूरत हाल कुछ ऐसी है कि दिल बहुत दुखता है इस पर। चीफ जस्टिस साहब भी इस पर काफ़ी परेशान हुए जब वो गए, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा टेलीविजन स्क्रीन पर कि चीफ जस्टिस साहब तो पानी पीते थे, लेकिन मुराद अली शाह साहब जिन्होंने पानी नहीं पिया में कहते थे कि चूँकि मुझे प्यास नहीं लगी थी, लेकिन सूरत हाल वहाँ पर कुछ ऐसी है कि पानी तक वहाँ पर लोगों को मैसर नहीं है, ग़ज़ाई किल्लत वहाँ पर है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, सेहत की जो बुनियादी सहूलियात है उसका फुकदान है, इंसानियत वहाँ पर तड़प रही है, सिसक रही है। बहुत ज़रूरी है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनका वर्कर, उनका बंदे, उनके लोग कारकुनान बाहर निकले, तो आप उन लोगों को वो सहूलियात भी दें। कराची तो आपके हाथ से निकल गया, ये ना हो कि पूरा सिंध ही आपके हाथ से ना निकल जाए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। मेहमानों का मैं खास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुझे इजाज़त दीजिएगा। महरीन सप्तैन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।